नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। फरवरी में फ्रांस के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट मिलेंगे हिस्सा। भारत फ्रांस के बीच हो सकते हैं कई समझौते। 26 राफेल एम और 3 पनडुब्बी की डील संभव। इस वक्त की बड़ी खबर, फरवरी में फ्रांस के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में लेंगे हिस्सा। भारत फ्रांस के बीच हो सकते हैं कई अहम समझौते। 26 राफेल एम और 3 सबमरीन की डील पॉसिबल है। फरवरी में फ्रांस के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट मिलेंगे हिस्सा। भारत फ्रांस के बीच हो सकते हैं कई अहम समझौते। 26 राफेल एम और 3 पनडुब्बी की डील असंभव है। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स। 10 और 11 फरवरी को फ्रांस जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट होने जा रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात होगी। भारत फ्रांस के बीच कई अहम समझौते डील हो सकती हैं, जिनमें 26 राफेल एम और सबमरीन की डील संभव है। और भारत फ्रांस के बीच जेट इंजन की डील की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि फ्रांस ने हाल ही में भारत को ऑफर किया था फाइटर जेट का इंजन और कहा था कि हम भारत के साथ मिलकर इस इंजन को बनाने के लिए तैयार हैं, जो भारत को तेजस मार्क 1, मार्क 2 और AMCA के लिए चाहिए। तो क्या कुछ इस दौरे पर होने वाला है, कितना अहम ये दौरा, ये समझने के लिए सीधा हम विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह जी के पास चलेंगे। करोड़ी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जय हिंद सर, थैंक यू समय देने के लिए। जय हिंद। करोड़ी सिंह जी, अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 फरवरी को फ्रांस के दौरे पर जाएंगे, ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। और ये यात्रा उस वक्त हो रही है जिस वक्त ऐसी तमाम खबरें चल रही हैं कि भारत फ्रांस से राफेल एम और राफेल की एक और डील कर सकता है। भारत 3 सबमरीन खरीद सकता है। और हाल ही में हमने देखा कि फ्रांस ने कहा था खुद ही कि हम भारत के साथ मिलकर फाइटर जेट के इंजन बनाने के लिए तैयार हैं। तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि इस यात्रा में इन तमाम डील्स के ऊपर एक मोहर लग जाए सर? देखिए राजेश जी, प्रधानमंत्री मोदी की जो फ्रांस यात्रा है, इनको हम 3 अलग अलग संदर्भों में देख सकते हैं। एक तो भारत का लंबे समय से ये प्रयास है कि अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट हैं उनमें किसी एक या दो देश पे डिपेंडेंस न हो। इसको, हमारी डिपेंडेंस को हम डाइवर्सिफाई करें, तो जब कोई चुनौती आए तो उसको हम सप्लाई चेन को या स्थिति को बनाए रखें, कोई दिक्कत ना आए। दूसरा, हमें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और राजनीति के संदर्भ में समझ सकते हैं। तीसरा, फ्रांस और भारत के जो द्विपक्षीय संबंध हैं और दोस्ती की जो गहराई की तरफ जा रही हैं उस संदर्भ में। और चौथा है वो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में। तो सामान्यतः ये होता है कि जब भी कोई मल्टीलेटरल मीटिंग होती है किसी भी देश में, तो वहाँ विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, उनके द्विपक्षीय बातचीत भी होती है और समझौते भी होते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके जो समिट हो रहा है, ग्लोबल समिट, उसके संदर्भ में हम अगर देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। एक तो ये कहते हैं कि ये एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है, जो कि एटम बम को लेके ओपनहाइमर फिल्म बनाई है, उसके प्रोड्यूसर ने कहा कि एटम बम से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर ढंग से हैंडल नहीं किया तो ये मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकती है। लेकिन साथ साथ अगर सही तरीके से हैंडल किया जाए तो अवसर भी बहुत बड़े हैं इसके लिए। और इसको लेके संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिकरण है यूनेस्को, जिसका पेरिस में ही ऑफिस है, वो लंबे समय से प्रयास कर रहा है। और उस प्रयास में उन्होंने अलग अलग
स्टेक होल्डर्स को, नेशनल गवर्नमेंट से, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से, एक्सपर्ट से, कॉमन मैन से, इंटेलेक्चुअल से डिस्कस करके गाइडलाइंस तैयार की हैं कि जो ये नई टेक्नोलॉजी आ रहा है इसको मानवता के लिए, कॉमन गुड के लिए कैसे रखा जाए। और इसी संदर्भ में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर यूनेस्को मंथन कर रहा है कि ये टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट में कैसे मददगार हो सकता है और इसको चुनौतियों के कैसे गार्ड किया जाए, रोका जाए। तो इस संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री का वहां जाना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोगों का होना, और ये भी जो समिट हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक्शन समिट, तो उसमें भी यही तय होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई एक देश इसको हैंडल नहीं कर सकता, तो विश्व समुदाय को हैंडल करना चाहिए। और भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है वो सर्विस सेक्टर पे और डिजिटलाइजेशन पे कर रहा है। भारत की एस्पिरेशन ये है कि सर्विस सेक्टर को लेके और डिजिटलाइजेशन को भारत एक विश्व को नेतृत्व दे। तो उस संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री का वहां जाने का विशेष महत्व हो जाता है। और इस कॉन्फ्रेंस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लीडर हैं, सिविल सोसाइटी के लीडर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, वो सभी आएंगे, केवल हेड ऑफ स्टेट का नहीं है। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, हम सुरक्षा के संदर्भ में आपने द्विपक्षीय समझौतों की बात की। भारत फ्रांस के साथ बहुत नजदीक जा रहा है क्योंकि भारत को ऐसा लग रहा है कि जो महाशक्तियां हैं वो भारत के अच्छे सहयोगी या अच्छे मित्र नहीं हो सकते, वो अपने हित के लिए भारत का सैक्रिफाइस कर सकते हैं। इसलिए ग्रेजुअली भारत जो यूरोपियन पावर है, भारत फ्रांस के करीब जा रहा है और ये भारत के लिए भी अच्छा है। चलिए मैं लौटता हूं, एक और बड़ी खबर आई उसके बाद में इनके करीब जा रहा है। जी ठीक है सर, मैं लौटता हूं सर, एक और बड़ी खबर है मेरे पास, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। कार्यकाल खत्म होने से पहले बाइडेन का दर्द, डोनाल्ड ट्रंप को मैं हरा सकता था, जो बाइडेन बोले। पार्टी को एकजुट रखने के लिए मैं पीछे हटा, बाइडेन का बड़ा बयान। कमला हैरिस 4 साल बाद फिर लड़ सकती हैं। कार्यकाल खत्म होने से पहले बाइडेन का दर्द निकलकर सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप को मैं हरा सकता था। कमला हैरिस 4 साल बाद फिर लड़ सकती हैं। बड़ी खबर, बाइडेन को हार का दर्द। चुनाव के नतीजों पर बोले जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप को मैं हरा सकता था लेकिन पार्टी को एकजुट रखना जरूरी था, इस कारण मैंने अपने कदमों को पीछे खींचा। लेकिन कमला हैरिस के बाद एक बार फिर मौका होगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप को हराएं। सक्रिय रहने की भी उन्होंने बात की, तो इसको समझना होगा। और सीधा हम करोड़ी सिंह जी के पास चलेंगे। करोड़ी सिंह जी, बाइडेन को हार का मलाल अभी भी है, ऐसा लगता है उनको, ऐसा लगता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को एक टक्कर दे सकते थे। किस प्रकार से जाते जाते उनके इस बयान को देखेंगे आप? देखिए राजेश जी, हम बाइडेन को देखें तो बाइडेन राजनेता ज्यादा हैं, स्टेट्समैन कम है। तो निश्चित रूप से राजनेता होता है, उनको सत्ता की चाहत होती है, तो बाइडेन को भी सत्ता की चाहत रही। लेकिन हम अगर पिछले साल और इस साल को देखें तो पिछले साल था वो चुनावी वर्ष है पूरी दुनिया के लिए, और ये जो 2025 है ये राजनीतिक और कूटनीतिक हलचलों का वर्ष होने वाला है, क्योंकि अमेरिका में जो हलचल होगी उसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका की हेगेमनी है, अभी भी अमेरिका दुनिया को डोमिनेट करता है और इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस है। तो अमेरिका में जो हो रहा है अब, वो ये वहां की राजनीति है, वहां का समाज है, उसका ध्रुवीकरण हो रहा है। और बाइडेन ने जो अपनी बात कही है, देखिए पिछले अभी जो चुनाव हुआ उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी में सॉलिडेरिटी रही, यूनिटी रही, जबकि रिपब्लिकन पार्टी में सॉलिडेरिटी नहीं थी, यूनिटी भी नहीं थी। और जो हमारे बुद्धिक या जो सेफोलॉजिस्ट थे, चुनाव के अध्ययन करने वाले हैं, वो भी यही मान रहे थे कि शायद ट्रंप नहीं जीत पाए, कमला हैरिस जीत जाएंगी। तो
तो जो चुनावी राजनीति का अध्ययन करने वाले हैं वो भी अमेरिका की राजनीति की, वहां के राजनीतिक समाज की ये हलचल या अंडरकरेंट नहीं समझ पाए। लेकिन ट्रंप ने जो इश्यू रेज किया अमेरिका के समाज के लिए भी और विश्व के लिए भी बड़े खतरनाक हैं, एक खतरनाक मोड़ पर विश्व को ले जा सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में बाइडेन का ये कहना है कि मैं जीत सकता था, बाइडेन शायद अपने उदार दृष्टिकोण से ये मान रहे हैं कि उनके दृष्टिकोण से अमेरिकन नागरिक उनको वोट दे दे, और एक मध्य की स्थिति में अगर हमने अपना कैंडिडेट चेंज किया है उससे नुकसान हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी दुनिया में एक दक्षिण पंथ की, एक रूढ़िवाद की वेव चल रही है और उस वेव में बाइडेन का जीतना संभव नहीं था। लेकिन उन्होंने ये सही कहा है कि उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को यूनाइटेड रखा और रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप के जीतने के बाद भी डिवाइडेड है। रिपब्लिकन पार्टी में आज भी यूनिटी नहीं है। तो अगर ट्रंप अमेरिका में जी राजेश, चलिए मैं लौटता हूं सर, एक और बड़ी खबर के बाद मैं आपके पास आता हूं। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, इजराइल ने लिया हुतियों से बदला, 20 से ज्यादा फाइटर जेट से हुती पर हमला, 2000 किलोमीटर जाकर यमन पर किया हमला। हमास हिजबुल्लाह के बाद हुती पर नजर। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने लिया हुतियों से बदला। बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ने हुतियों से बदला लिया, 20 से ज्यादा फाइटर जेट से हुती पर हमला, 2000 किलोमीटर दूर जाकर यमन पर अटैक किया। हमास हिजबुल्लाह के बाद हुती पर इजराइल की नजर। इजराइल का हुती से बदला, 2000 किलोमीटर दूर एयर स्ट्राइक की, हुती के ठिकानों पर बम बरसाए। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हुती के खिलाफ अब हमले तेज हो रहे हैं। हुती को लेकर इजराइल ने मेगा प्लान बना रखा है और प्लान यह है कि हमास हिजबुल्लाह के बाद अब हुती की ताकत को भी कम करना है और अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम देने में लगा हुआ है। सीधा हम करोड़ी सिंह जी के पास चलेंगे। करोड़ी सिंह जी, अभी 2 दिन पहले ही हमने देखा कि हुती की तरफ से कई ड्रोन अटैक इजराइल के ऊपर किए गए और उसके बाद इजराइल ने 2000 किलोमीटर दूर पहुंचकर हुती के बेसिस पे अटैक किया, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका उसके साथ था। क्या हम ये माने कि आने वाले वक्त में जिस प्रकार से हमास हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की गई, उससे भी बड़े स्तर पर हुती के खिलाफ यमन के अंदर एक कार्रवाई हो सकती है? सब देखिए राजेश जी, जो 3 अतिवादी संगठन हैं, हमास, हुती और हिजबुल्लाह, तीनों ही इजराइल विरोधी हैं और तीनों में नेटवर्किंग है, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। इजराइल का दृष्टिकोण यह है कि अलग अलग हम इन तीनों संगठनों को खत्म करें, लिक्विडेट करें, लेकिन तीनों ही संगठनों की रणनीति अलग अलग है। हुती की जो रणनीति है वो समुद्री डाकुओं वाली रणनीति है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को टारगेट पहले करना और उसके बाद इजराइल पे अटैक करना या इजराइल के जो समर्थक हैं उन पे अटैक करना। जबकि हिजबुल्लाह और हमास की रणनीति डायरेक्ट इजराइल पे अटैक करने की थी। तो अब जिस तरह का हुती ने, जब हिजबुल्लाह कमजोर हो गया, हमास भी कमजोर हो रहा है, लेकिन इजराइल ने अभी हिजबुल्लाह और हमास के मामले में कोई सीज फायर नहीं किया है, लेकिन वो मान के चलते हैं कि ये दोनों संगठन कमजोर हो गए हैं, हुती मजबूत है। तो अब हुती को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से इसलिए साथ हो गया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुद्दा है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो इससे अफेक्ट हो रहा है वो रेड सी और मेडिटेरियन सी से प्रभावित हो रहा है। ब्लैक सी में प्रभावित हो रहा है सप्लाई चेन, वो तो यूक्रेन क्राइसिस से हो रहा है। तो जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार यूरोप से लेके एशिया, अफ्रीका का जो व्यापार है प्रभावित हो रहा है। इसलिए अमेरिका ये मान के चलता है कि हमारा रणनीतिक हित है, व्यापारिक हित है और इसलिए वो हुती को खत्म करना चाहता है। इसलिए अमेरिका वहां इजराइल के साथ हो गया। लेकिन अभी जो सीरिया में हालात बन रहे हैं वो भी संभल नहीं रहे हैं,
क्योंकि सीरिया में जिस तरह का अस्थायित्व हो रहा है, संकट आ रहा है, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, वहां स्थायित्व लाया जाए। अगर सीरिया में स्थायित्व नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि ये हिजबुल्लाह, हुती और हमास तीनों ही अच्छी तरह खत्म हो जाएंगे। तो अगर ये तीनों खत्म हो भी जाएं तो सीरिया इनको वापस रिवाइव करेगा, सीरिया की सिचुएशन है फिर से एनकरेज करेगी। और अरब कंट्रीज भी इस मामले में कुछ सीमा तक डिवाइडेड हैं। ईरान और अमेरिका एक साथ नहीं है, जबकि दोनों नेटो के सदस्य हैं। दूसरे अरब कंट्रीज हैं वो अमेरिका के साथ भी हैं, इजिप्ट है, कतर है, जॉर्डन है, लेकिन वो कुछ मामलों में अमेरिका के साथ भी नहीं है। तो इस तरह का जो डिवीजन है, इसमें हुती को खत्म करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन एस्कालेट ज्यादा कर रही है। ये इजराइल और गोलान हाइट से या ये अभी मिडिल ईस्ट में कह सकते हैं कि अभी खेल और हो रहा है मामला। जी राजेश, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, एक और बड़ी खबर बता दें आपको, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। पूर्वी लद्दाख में चीन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। एलएसी पर भारत बनाने जा रहा हथियार डिपो। वाइल्ड लाइफ पैनल ने सेना को हरी झंडी दी। एलएसी पर भारत चीन की मिरर फेस डिप्लॉयमेंट। बड़ी खबर, पूर्वी लद्दाख में चीन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। एलएसी पर भारत बनाने जा रहा नया हथियार डिपो। वाइल्ड लाइफ पैनल ने सेना को हरी झंडी दी। एलएसी पर भारत चीन की मिरर फेस डिप्लॉयमेंट। एलएसी पर गोलाबारूद, भारतीय सेना को मिली मंजूरी। वाइल्ड लाइफ पैनल ने मंजूरी दी। हानले और फोटिला के डिपो पर हथियार का डिपो जो है हानले और फोटिला पर बनाया जाएगा। गोला बारूद रख सकता है यहां पर भारत। भूमिगत गुफाओं की भी मंजूरी मिली है। आर्मी ऑपरेशन में अब तेजी आएगी। अगर जरूरत पड़ी तो रक्षा क्षमता बढ़ाने पर महत्वपूर्ण होगी ये गुफाएं। एलएसी से पीछे नहीं हटी है चीन की सेना, और भारत की भी सेना मौजूद है। डिसएंगेजमेंट हो चुका है, लेकिन डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से चीन की कार्रवाइयां एलएसी पर जारी हैं, क्रोड़ी सिंह जी, क्या उन्हीं का ये जवाब है? और भारत ने इतना बड़ा फैसला लेकर साफ कर दिया है कि हम आपके ऊपर ट्रस्ट अब नहीं करेंगे, आप तैयारियां करिए, हम भी तैयार बैठे हैं। देखिए राजीव जी, हम इस रूप में नहीं लें कि भारत कोई चीन पे अटैक करने की प्लान बना रहा है जी। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना ये भारत की सरकार का, भारत की सेना का, भारत के लोगों का दायित्व है कि अगर कोई अटैक होता है किसी भी साइड से तो हम वेल प्रिपेयर्ड रहें। क्योंकि मिलिट्री में भी यही होता है, जैसे अपना न्यूज चैनल है 24/7, तो वहां भी 24/7 अलर्ट रहती है सेनाएं बॉर्डर पे। तो पहले जो दिक्कत आ रही थी डिपो में, वो एनवायरमेंटल सुरक्षा को लेकर आ रही थी कि ये पर्यावरण को डिस्टर्ब करेगा। लेकिन पर्यावरण सुरक्षा और नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल डिफेंस में अगर तुलना करें तो राष्ट्र की सुरक्षा जरूरी है। अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो पर्यावरण किसके लिए सुरक्षित आप करेंगे? तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो एनवायरमेंटल पैनल है उन्होंने अलाउ कर दिया है। तो भारत अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, कोई चीन पे अटैक करने की प्लान नहीं है, क्योंकि चीन भी इसी प्रोपोर्शन में अपनी तैयारी कर रहा है। और आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि चीन ने अभी डी इंडक्शन नहीं किया है, केवल डी एस्कालेशन की सीमा, कुछ सीमा तक गए हैं। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बीजिंग गए थे, वांग ये से बातचीत भी हुई, लेकिन बहुत ज्यादा परिणाम नहीं निकले हैं। हमारे सैन्य कमांडर भी निरंतर रूप से मिल रहे हैं। तो भारत निरंतर रूप से कूटनीति और एंगेजमेंट से समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। और ये भारत भी जानता है, चीन भी जानता है कि बॉर्डर समस्या का एक दिन में समाधान नहीं हो, लेकिन वहां शांति बनी रहे, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करें, एक स्टेटस को बनाने का दोनों देश प्रयास चीन क्योंकि ताकत की भाषा समझता है सर,
चीन ताकत की भाषा समझता है तो ताकत बढ़ाने की भी जरूरत है और दिखाने की भी जरूरत है। चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, उसके बाद एक्सपर्ट के पास हम लौटेंगे। पाक के परमाणु हथियारों पर मंडराया खतरा, पाक परमाणु बम पर कब्जा कर सकता है टीटीपी। 18 पाक परमाणु वैज्ञानिकों का अपहरण टीटीपी ने किया। टीटीपी आतंकी साथ में ले गए यूरेनियम। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर मंडराया नया खतरा, पाक परमाणु बम पर कब्जा कर सकता है टीटीपी। 18 पाक परमाणु वैज्ञानिकों का अपहरण किया गया। टीटीपी आतंकी अपने साथ ले गए यूरेनियम। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। टीटीपी के कब्जे में पाकिस्तान के परमाणु। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का एक्शन। 18 परमाणु वैज्ञानिकों का अपहरण किया गया। टीटीपी का दावा, लूट लिया हमने पाकिस्तान का यूरेनियम। आतंकी बनाना चाहते हैं डर्टी बम। पाक सेना में तालिबान की सोच ऑलरेडी मौजूद है और इस बात का भी शक है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की मदद पाकिस्तानी सेना के अफसर कर सकते हैं। पाक परमाणु हथियारों पर कब्जा कर सकते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी, और यही कारण है कि अमेरिका ने भी फैसला किया कि वो पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाएगा। करोड़ी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय का थोड़ा सा अभाव है, शुक्रिया आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम पहलुओं पर अपनी बात रखी। तो ग्लोबल ब्रेकिंग में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।